तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक के बारे में पूरा बिल्कुल बेसिक से लेकर सब कुछ बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। प्रकाश का परावर्तन जो ये क्लास टेंथ का जो ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्लास टेंथ के लिए। और ये शायद फिजिक्स का ये पहला चैप्टर भी है। तो सबसे पहले जब बात आती है प्रकाश के परावर्तन की, तो सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं प्रकाश, और ये क्या है इसके बारे में समझते हैं पहले। उसके बाद हम आगे बात करेंगे परावर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले बात आती है प्रकाश की। तो देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिख लेते हैं, मान लीजिए ऐसे शॉर्ट में हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं बोले दे रहा हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ये प्रकाश की नॉर्मल सी डिफिनेशन हो गई है। अब इसमें और हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। मैं ऐसे कॉमा बना के लिखे दे रहा हूँ, आप लोग ये पूरा लिख लीजिएगा जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो आप लोग ये डिफिनेशन कैसे लिखेंगे मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश की नॉर्मल सी डिफिनेशन हो गया। अब बात आती है कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। हम गुण के बारे में देखते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो ऐसे आप लोग भी ऐसे हेडिंग लगाइएगा और नंबर 1 करके लिखिएगा प्रकाश के गुण के बारे में। तो नंबर 1 सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है उसको वो देखो क्या है कि प्रकाश अदृश्य होता है। नंबर 1 क्या है कि प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य होता है मतलब प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन जब ये किसी वस्तु पर पड़ता है या किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो क्या होता है कि वो वस्तु दिखाई देने लगती है, क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ रहा होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर दूसरा टॉपिक है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ लिख लेंगे कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा सेंटेंस। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, एक आप लोग 11th या 12th में जब जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम आपको सिर्फ मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बारे में बता दें कि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, मतलब जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन, ऐसे एंगस्ट्रॉन का ऐसे ऊपर बन जाता है, एंगस्ट्रॉन से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन तक, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है किसका? दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य ऐसे तरंग दैर्घ्य लिख लेते हैं, तरंग दैर्घ्य। जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अब आता है कि प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से होते हैं। प्रकाशिक माध्यम के बारे में जानते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 प्रकाशिक माध्यम के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम में नंबर जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा पारदर्शक माध्यम। क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है। पारदर्शक माध्यम,
मैं इसके बारे में पूरा आपको बता दूंगा कि पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ये सब पारभाषक माध्यम, ये सब क्या है। नंबर 1 पारदर्शक माध्यम, नंबर 2 पारभाषक माध्यम, नंबर 3 जो है, नंबर 3 पर होता है अपारभाषक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। अब इस तीनों के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों में होता क्या है। पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम में, तीनों में होता क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम, देखिए प्रकाशिक माध्यम के अगर हम जैसे मान लीजिए अगर परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे कि प्रकाश जिन माध्यम में होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब जिन माध्यम में प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश होकर गुजरता है, लिख लेते हैं जिस माध्यम में, जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश गुजरता है, में प्रकाश गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। आप लोग हेडिंग डाल के ऐसे लिख देंगे, जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है या प्रकाश गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और नंबर 1 जो ये है, अब ये प्रकाशिक माध्यम कितने 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शक, नंबर 2 पारभाषक, नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। तो नंबर 1 जो पहला पारदर्शक माध्यम आता है, इसके बारे में बात करेंगे कि जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग, जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है वो प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। लिख लेंगे अधिकांश, में यहाँ पे ऐसे अधिकांश लिखे रहा हूँ आप लोगों के समझ के लिए कि मतलब आप लोग हेडिंग बना के ऐसे पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी हेडिंग यहाँ नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो कैसे लिखेंगे कि जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है वो पारदर्शक माध्यम कहलाता है। और नंबर दूसरा आता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम में क्या है कि हाँ, पारभाषक माध्यम क्या है कि जिन माध्यमों में प्रकाश का जिन माध्यमों में प्रकाश का आंशिक भाग, जिन माध्यमों में प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है, आंशिक भाग गुजर पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। नंबर 3 है अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों में प्रकाश का कोई भी भाग ना गुजर पाए, कोई भी भाग, मतलब प्रकाश जाएगा ही नहीं इस पार, जैसे आप इस पार प्रकाश डालिए तो उस पार प्रकाश जाएगा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो पारदर्शक माध्यम को हम बता रहे हैं कि कैसे है, एक बार पूरा दोबारा देख लीजिए कि जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है, मतलब अधिकांश का मतलब कि ज़्यादातर भाग गुजर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब नंबर दूसरा आता है पारभाषक माध्यम। जिन माध्यमों में प्रकाश का आंशिक, आंशिक मतलब कि जैसे आपने मान लीजिए प्रकाश डाला तो वो उधर प्रकाश डाला तो आप थोड़ा ही प्रकाश उधर गुजर पाएगा, उस माध्यम में प्रकाश थोड़ा ही, आंशिक मतलब कुछ, मान लीजिए कुछ कुछ भाग ही गुजर पाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, आंशिक माध्यम कहेंगे। अब मतलब आंशिक माध्यम ने आंशिक कहेंगे कि हाँ वो उसमें प्रकाश आंशिक आंशिक गया है। अब नंबर 3 क्या है, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश का कोई विभाग न गुजर पाए, जिस माध्यम में प्रकाश का कोई विभाग न गुजर पाए उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब पारदर्शक माध्यम होते कौन कौन से, ये देखिए। पारदर्शक माध्यम जैसे वायु है, अगर वायु में प्रकाश डालेंगे तो लगभग लगभग पूरा पूरा प्रकाश जाएगा। नंबर दूसरा है कांच है, मतलब लेकिन कांच मतलब कोई तरफ भी पॉलिश ना की जाए, मतलब एक सिंपल सा कांच हो बढ़िया, अगर उसमें हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश दोनों तरफ, इस पार अगर डालेंगे तो उस पार आराम से निकल जाएगा। अब नंबर 2 जो पारभाषक माध्यम आता है, इसमें आंशिक भाग गुजर रहा है, इसमें आंशिक भाग गुजर रहा है तो आंशिक भाग किस में जाएगा, जैसे दूषित जल है उसमें मान लीजिए कुछ ही प्रकाश जा पाएगा। और घिसा हुआ कांच है, तेलीय कोई कपड़ा है, कागज है, ये सब क्या है, ये सब पारभाषक माध्यम में आते हैं। और नंबर 3 जो है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक जैसे लकड़ी है, लकड़ी में आप प्रकाश डालिए, इस पार डालेंगे उस पार कतई नहीं जाएगा, बिल्कुल एकदम कभी जा ही नहीं सकता लकड़ी में प्रकाश इस पार से उस पार। और लोहा है जैसे, आदि जैसे दीवार है, इस सब चीज़ों में अगर आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश इस पार से उस पार जा ही नहीं पाएगा। अब जो आगे टॉपिक जो आता है उस आगे बात करेंगे प्रकाश किरण के बारे में, प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण होती क्या है, कितने प्रकार होते हैं, इस सब चीज़ों के हम बारे में यहाँ पे बात करेंगे प्रकाश किरण में। कि देखिए प्रकाश किरण की अगर हम डिफिनेशन बताएं तो कैसे होगी कि जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। डिफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है तो उसे तो प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। कैसे, जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं।
डिफिनेशन हो गई। अब प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार देखते हैं यहाँ पे। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। नंबर दो है अपसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3 है समांतर प्रकाश पुंज। 3 प्रकाश पुंज हैं, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज। अब यहाँ ये आपको पुंज जो है ये नया नाम सुनाई पड़ समझ में आ रहा होगा कि ये पुंज क्या है। तो जो प्रकाश होता है उसे ही हम लोग पुंज भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, पुंज भी बोल सकते हैं प्रकाश को। तो आप लोग ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा या कभी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश को ही क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज। नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी अपसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3 है समांतर प्रकाश पुंज। नंबर तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज में होता क्या है। देखिए जैसे कि अभिसारी प्रकाश पुंज की अगर हम डेफिनेशन बताएं तो कैसे बताएंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कैसे कि देखिए जैसे कि मान लीजिए एक किरण यहाँ आई, एक किरण यहाँ ऐसे आई, एक किरण यहाँ ऐसे आई और एक किरण यहाँ ऐसे आई। अब देखिए ये आगे जाके कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पे सभी मिलेंगी, जहाँ पे सभी एक इस बिंदु पे सभी किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो इसे इस जो ये अभिसारी प्रकाश पुंज, मतलब पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को मान पुंज कहते हैं, मतलब प्रकाश की किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। तो क्या है कि 1 2 3 जैसे चारों किरणें आई हैं यहाँ यहाँ पे, तो इस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु पे देखिए यहाँ पे मिल रही हैं चारों किरणें, तो इसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। डिफिनेशन कैसे होगी कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे या मिलती हुई प्रतीत हो या मिल रही हो तो उसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अब नंबर जो दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। एक बिंदु से आने का मतलब कि मान लीजिए इस बिंदु से, मान लीजिए इस फिगर को उल्टा बना दीजिए इस तरह कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। देखिए ये किरण किरण जो है इस बिंदु से यहाँ आ रही है, इस बिंदु से यहाँ जा रही है, इस बिंदु से यहाँ जा रही है, इस बिंदु से यहाँ जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये अपसारी प्रकाश पुंज का एक वो हो गया कि मतलब अपसारी प्रकाश पुंज होती कैसे। अब बात आई समांतर प्रकाश पुंज की कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होती है। तो देखिए समांतर प्रकाश पुंज जो हैं वो इस प्रकार होती है। इस देखिए समांतर कोई चीज़ समांतर है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि समांतर क्या होता है। समांतर बस जो कोई दो रेखाएं ऐसे ऐसे खींच दीजिए बस वो समांतर हो गया। अब प्रकाश पुंज की बात करें तो प्रकाश मान लीजिए कोई 4 5 किरणें हैं, वो एक दूसरे के क्या हो रहा है, समांतर जो है गमन कर रही हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये समांतर प्रकाश। इसकी डिफिनेशन कैसे बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि जब प्रकाश के समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों, मतलब कि ये किरण इसके समांतर, ये किरण इसके समांतर, एक दूसरे के क्या है, सभी किरणें समांतर हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि समांतर प्रकाश पुंज है। आशा है कि जो हमने जो ये 1 2 3 4 टॉपिक 4 5 टॉपिक जो ये बताए हैं ये क्लियर हुआ होगा आपका। अगर नहीं क्लियर, एक बार में अगर क्लियर ना हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश, अब जो मेन जो टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, ये अभी बेसिक्स हो गया आपका, मतलब बेसिक हो गया कि हाँ मान लीजिए कोई पूछ ले तो आप बताएंगे क्या, ये उसके लिए हो गया। अब मेन जो टॉपिक है जो बहुत परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है कि प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है उसके बारे में जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो फिर आप लोग भी हेडिंग लगाइएगा कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि परावर्तन होता कैसे है और किस स्थान पर, मतलब पूरा हम एकदम बेसिक्स पूरा बताएंगे कि कैसे क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में। देखिए होता क्या कि अगर प्रकाश का परावर्तन की अगर डिफिनेशन बोले हम जैसे, तो डिफिनेशन ये बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी रेखा में गमन, जब प्रकाश किसी रेखा में गमन करता है, नहीं 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 सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, जब प्रकाश किसी चिकने या पारदर्शी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश किसी चिकने तथा पारदर्शी दार तल से टकराकर वापस लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, क्या है, सब पूरा हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए
जैसे डेफिनेशन जिस प्रकार है कि जब प्रकाश किसी चिकने तथा पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। मान लीजिए ये चिकना ये मान लीजिए ये कांच का एक कोई मान लीजिए तल है जो जिसके इस तरफ पालिश है। आखिर पालिश होगी तभी प्रकाश का परावर्तन होगा, नहीं तो अगर मान लीजिए अगर पालिश नहीं होगी तो प्रकाश आप इधर डालेंगे, आप इधर चला जाएगा, अगर ये कांच ऐसा नॉर्मल सा होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि प्रकाश में यहाँ पे पालिश कर देते हैं। अब देखिए कि एक हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इसको, ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई तो इसमें बोल क्या रहा है कि जब डिफिनेशन के हिसाब से ये कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकने तथा पालिशदार तल से टकराता है, मान लीजिए प्रकाश है ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ टकरा रहा है। अब यहाँ टकराएगा तो क्या होगा कि डिफिनेशन बोल रहा है कि ये इसका परावर्तन हो जाएगा, मतलब ये इस जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट जाएगा। अब ये हो गया, बी हो गया। यहाँ पे एक हम अपने आप से एक क्या मान लें, अभिलंब मान रहे हैं इसको, अभिलंब ये इसको मान लें एम मान लेते हैं। अब देखिए ये हो गया प्रकाश, ये प्रकाश हो गया, ये प्रकाश इधर यहाँ इस माध्यम में इस बिंदु पर आकर टकराया है जब, तो ये वापस उसी माध्यम में लौट रहा है। तो इस घटना को हम कहते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन हो गया है। अब मान लीजिए अब एक क्वेश्चन उठाता है कि ये क्या है, ये किरण क्या है, ये किरण क्या है, इसका नाम सबका क्या होगा, तो ये बता रहे हैं। देखिए ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब जो ये वाला जो पृष्ठ है इसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ है। और दूसरा ये जो ये एम है इसको हम बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब। और जो ये वाली किरण है, जो ये वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित का मतलब कि जो किरण आ रही है, आपतित किरण। और जो ये किरण इधर जाएगी इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ये दो किरणों के बारे में जानिए। अब देखिए यहाँ से ये अभिलंब जो है ये इस वाली रेखा से एक कोण बनाएगा और एक कोण इस वाली रेखा से बनाएगा। तो देखिए जो ये इस वाले रेखा से कोण बनाएगा तो इसे अगर हम कहते हैं आपतित किरण, तो उसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। और जो इधर जो परावर्तन होगा उसके बाद जो अभिलंब इस वाली रेखा से कोण बनाएगा इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब बस इतना ही, बस इतना ही होता है सब, मतलब ये पॉइंट होते हैं। अगर अब बात आई कि इनकी जैसे डिफिनेशन के बारे में कि हाँ मतलब आपतन कोण की डिफिनेशन क्या होगी, आपतित किरण की डिफिनेशन क्या होगी, तो इन डिफिनेशन के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो जैसे आपतन कोण की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण जिस प्रकार, सबसे पहले आपतित किरण की बात करेंगे, फिर इसी आपतित किरण से हम आपतन कोण की डिफिनेशन बता देंगे कि कैसे होगी। तो अगर आपतित किरण की बात करेंगे तो देखिए वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर टकराती है, समतल पृष्ठ मतलब या परावर्तक पृष्ठ कि वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण की बात आई तो इसमें डेफिनेशन क्या करेंगे कि वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। अब परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ के बारे में बात करें कि परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जिससे किसी किरण का परावर्तन होता है, जिससे किसी किरण का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब आपतन कोण क्या है, अभिलंब की बात करते हैं। अभिलंब मतलब आपतन बिंदु पर खींचा हुआ जो ये बिंदु होता है, जो एम जिसे हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम कहेंगे कि ये अभिलंब है इन दो रेखाओं के बीच, मतलब दो किरणों के बीच बना ये जो है इसे हम कहेंगे अभिलंब। अब आपतन कोण क्या है, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो डिफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम क्या है, होते कैसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या होता है। देखिए प्रथम नियम, अगर हम प्रथम नियम की बात करें, परावर्तन के पहले नियम या प्रथम नियम कुछ भी डाल लीजिएगा, परावर्तन का प्रथम नियम। देखिए इसमें होता क्या है कि आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इस जो ये बी वाला जो हमने जो ये बी है, इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिए जो ये जो हाँ, इसमें होता क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु क्या है, ये जो आपतन बिंदु है, तो इस पर अभिलंब कौन सा है, एम है। कहते प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसे लिख लेते हैं, आपतित किरण, प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। मतलब तीनों एक ही तल में। देखिए तल क्या है, ये तल है एक प्रकार का। देखिए ये तल है, परावर्तक पृष्ठ, इसे हम तल मानेंगे। तो क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब बना है, ये क्या है, तीनों एक ही तल में है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखिए आपतित किरण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तित किरण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बुक में आपको ऐसी डिफिनेशन लिखी मिली होंगी, शायद मिलेंगी। अब जो परावर्तन का जो नियम है, जो द्वितीय नियम जो आता है, द्वितीय नियम, इसे देखते हैं, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, देखिए द्वितीय नियम, देखिए क्या होता है कि आपतित किरण आई जो है, या आपतित किरण आई तथा परावर्तित किरण आर। देखिए जो नॉर्मल जो बुक में डेफिनेशन लिखी मिलेगी, वो लिखी मिलेगी कि आपतित किरण आई तथा परावर्तित किरण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन डेफिनेशन ये रॉन्ग है, इस प्रकार नहीं लिखेंगे। लिखेंगे किस प्रकार कि परावर्तित किरण परावर्तन कोण आई, परावर्तन कोण आर, मतलब जैसे परावर्तित किरण को आर लिख लिया, वैसे परावर्तन कोण को भी हम आर लिख सकते हैं और आपतन कोण को भी हम आई लिख सकते हैं। शायद मेरे से यहाँ गलती हो गई। जो ये आपतित किरण है, इसे हम ये नहीं लिखेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, इन दोनों को लिखेंगे। सॉरी गलती हो गई, आप लोग भी काट लीजिएगा यहाँ पे कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे कि परावर्तन कोण आर बराबर होता है सदैव आपतन कोण आई के। क्योंकि कैसे बराबर, देखिए जब ये वाला कोण, जब जितना कोण यहाँ बने, जितने कोण से ये यहाँ आएगी ये किरण, उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी ना। तो अगर हम किसी चीज़ को बराबर दिखाएंगे तो पहले यही तो दिखाएंगे कि हाँ इधर वाले कोण के बराबर ये वाला है, ना कि ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इसीलिए हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है सदैव बराबर होता है आपतन कोण आई के। ये इसका दूसरा नियम होगा। आपका ये देख लीजिए कि आर बराबर आई कोण, आर बराबर
कोण आई, आप लोग ये ऐसे लिख दीजिएगा। डिफिनेशन कैसे बनी कि परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है आपतन कोण आई के, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। मतलब देखिए कि अभी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम करा देंगे इस परावर्तन के नियम से रिलेटेड। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं कि मतलब उसमें दिया रहता है कि ये कोण इतना है तो ये कोण कितना है बताइए, या ये कोण इतना है तो ये बताइए। तो सदैव उसमें होता यह है कि जैसे कि आपको डेफिनेशन से पता ही है द्वितीय नियम से कि इस दोनों कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे 30 डिग्री ये एंगल ये वाला दिया है तो बस अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। या कुछ अभिलंब से बना के बताते हैं तो वो वाले न्यूमेरिकल्स हम भी अभी करा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो। तो देखिए, तो शायद मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो वीडियो 25 मिनट से 26 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए हम आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। कल हम आएंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर, कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे। उसके बाद फिर आएगा इसका अगला टॉपिक है जो गोलीय लेंस के बारे में, कि लेंस क्या, गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे इसके बाद, कि दर्पण क्या है, कि दर्पण के बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है, आशा है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिले। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।